उससे दूर रहें, उससे आप अपना भला करेंगे। मैं रिकमेंड होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं वो एक स्टिमुलस की तरह काम करता है आपके दिमाग में। ये जो तीनों चीजें हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या 90% बच्चे ये भूल जाते हैं इन चीजों के बारे में बताना। स्ट्रेस क्रिएट करते हैं करके आप भी बाहर आ जाओगे पहले। जो आप देखना चाहोगे, वट एवर यू वांट टू सी, यू विल सी दैट। जो बच्चे रिकमेंड होंगे शायद वो ऐसा सोचेंगे जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्रीनिंग टेस्ट में, वो है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे मायने रखती है। इसके ऊपर पूरा पूरा फोकस करें। आप लोगों को ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जो आपके लिए बड़ी बड़ी फायदेमंद रहेंगी, ना केवल स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होने के लिए, बल्कि इस तरीके से आप अगर काम करोगे तो आपको वो टीएटी में भी मदद करने वाली है, आपको वो इंटरव्यू में भी मदद करने वाली है, आपको वो ग्रुप डिस्कशंस, लेक्चरेट, जीपी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, हर जगह वो मदद करने वाली है। जो मैं ये मंत्र देने वाला हूँ आप लोगों को। बताइए कि कैसे बच्चा पिक्चर को ढंग से परसीव करे, उसके बाद में कैसे उसको डिस्कशन में अच्छे से पार्टिसिपेट करे, ताकि उसका जो ट्रेनिंग पार्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। जैसे आप बोलते हो कि ट्रेनिंग ओआईआर इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, पीपीटी इज दैट डिसाइड्स द स्क्रीनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर कैंडिडेट। सो व्हाट आर द टिप्स दैट यू कैन गिव टू द कैंडिडेट्स सो दैट दे कैन बी गेट स्क्रीनिंग? तो हेमंत, मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, ओआईआर इज इंपॉर्टेंट बट रिलेटिवली इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। यस सर। When we talk about OIR and compare the OIR with picture perception in the discussion test, now the comparison is happening between these two tests. Yes. So OIR is not that much importance to be given as should be given for preparation of picture perception and discussion test. अब picture perception में होता क्या है कि यहाँ से आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो आपको पिक्चर दिखाई जा रही है, जैसा आप लोगों को हर जगह बताया जाता है, जो आप लोग इधर उधर कोचिंग करते हैं और वो जो अनसब्सक्राइब जो लोग जिनको एबीसीडी भी नहीं मालूम है सिलेक्शन बोर्ड का, वो उसके बारे में ज्ञान देते हैं आप लोगों को, तो वो उस ज्ञान को आपको पहले तो डिलीट करना पड़ेगा, और हो सके जितना हो सके अगर वो असेसर नहीं है सामने जो बोल रहा है तो उससे दूर रहे, उससे आप अपना भला करेंगे, बिकॉज उतना ही कम एफर्ट आपको डालना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए। अगर आप रॉ रहेंगे, ओपन माइंड रहेंगे, विदाउट एनी प्री कंसीव्ड आइडियाज रहेंगे, तो आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। अब पिक्चर परसेप्शन में व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्सरसाइज? द एम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन परसीव फ्रॉम दैट स्टिमुलस। सो वो केवल पिक्चर नहीं है, हमें कोई कहानी आपसे सुनने में हमें कहानी थोड़ा सुननी है, तो हम क्या जानना चाहते हैं, आपका व्यक्तित्व का आभास करना चाहते हैं कि हम आप किस तरह से, आपकी सोच कितनी कुछ है, आप कितना अच्छा सोचते हैं, किसके बारे में सोचेंगे आप। तो हर इंसान अपने बारे में सोचता है। यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं वो कैंडिडेट बन करके आते हैं कि मेरा असेसमेंट हो रहा है, मैं रिकमेंड होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं कैंडिडेट हूँ। बट ये भूल जाते हैं कि जिस चीज के लिए वो जा रहे हैं वो ऑफिसर बनने के लिए जा रहे हैं, और ऑफिसर एक कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे रखता है। तो आप अल्टीमेटली देश के बारे में, देश के नागरिकों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आपको ये भी सोच रखनी है, जब आपको पिक्चर दिखाई जाती है उसमें जो भी आपको कैरेक्टर्स दिखाई जाते हैं, वो जो सिचुएशन के अंदर होते हैं, वो डायनेमिक थीम है, वो नॉर्मल क्लासरूम रीडिंग थीम है, या क्या जो भी चीज है, अल्टीमेटली आप क्या करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, वो आपको उसके लिए प्रेरणा देती है ना। तो वो एक स्टिमुलस की तरह काम करता है आपके दिमाग में। तो अब होता क्या है, जब आप पिक्चर को ऑब्जर्व करते हो तो ये इंसान, कोई भी इंसान किसी भी चीज को अगर ऑब्जर्व करता है तो 3 चरणों में होता है, 3 स्टेजेस में होता है। पहले आप एक ब्रॉडर वे में जो सिग्निफिकेंट चीजें उनको देख लेते हैं, उसके नेक्स्ट स्टेप होती है कि आप नैरो डाउन होते हैं, फोकस करते हैं, आपकी जो आप जिसको वैल्यू देना चाहते हैं उस चीजों पे फोकस करते हैं। सपोज मैं इंसानों को वैल्यू देता हूं, तो मैं इंसानों के वो अभी कर क्या रहा है, कितने लोग खड़े हैं, कितनी दूर खड़े हैं, कौन क्या कर रहा है, मैं इन पर फोकस करूंगा। फिर एक बार मैं फिर से ब्रॉडर वे में देखता हूँ, और फिर उनको फिर देखता हूँ टोटल। अब तक मेरा दिमाग बन चुका होता है चल क्या रहा है, हो क्या रहा होता है। ठीक है, ये तीनों चरण होते हुए हम ये भूल जाते हैं कि इसी वक्त ये 30 सेकंड्स में हमें 10 सेकंड्स में ये ऑब्जर्वेशंस करने, और बचे हुए 20 सेकंड्स है वो सिर्फ और सिर्फ हमें अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान देना है कि हमें करना क्या है। ठीक है, जैसा कि उसमें बोला भी गया है, क्या हो रहा था, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज प्रेजेंटली गोइंग ऑन, अब क्या हो रहा है, और व्हाट शैल बी द, व्हाट कुड बी द आउटकम, आउटकम क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये जो तीनों चीजें हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये जो तीनों चीजें हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या हुआ था, किन परिस्थितियों के कारण अब जो करंट सिचुएशन आई है, ये ध्यान दो आप, ये कोई आपको बताएगा भी नहीं। इनफैक्ट जो काफी एक्सपीरियंस है वो इससे शेयर करेंगे चीजें। जो अभी आप देख रहे हो पिक्चर में, इस वक्त जो देख रहे हो, वो किसी वजह से हुआ है ना। वो परिस्थितियां क्या रही होंगी जिसके कारण वो जो सामने वाली सिचुएशन आपके सामने आई है। और अब आपको सिचुएशन के बारे में बात नहीं करनी, अब आपको आगे की बात करनी है कि ये होने के बाद होने वाला क्या है। तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम 90% बच्चे ये भूल जाते हैं इन चीजों के बारे में बताना, इन चीजों को इस तरह से नजर रखना। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ बीच के पहलू पे ध्यान देते हैं कि क्या चल रहा है। अब होता क्या है हेमंत, मैं सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि जब कोई सिचुएशन उनको दिखती है, जब पिक्चर को देखते हैं, तो वो इतना स्ट्रेस क्रिएट करते हैं पिक्चर उनके ऊपर कि वो एक तो परफॉर्मेंस एंजाइटी में बैठे होते हैं कि टाइम इज लिमिटेड, टाइम इज अबाउट टू फिनिश, मेरे को करना है, जल्दी करना है, मेरा परफॉर्मेंस कैसा होगा। अब आधे से ज्यादा टाइम अगर तुम यही सोचोगे तो नेचुरली यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट, और आप वैसा ही करोगे कि 90% जो 60-50 बच्चों को रख करके आप भी बाहर आ जाओगे पहले। तो इस वक्त आपको इन चीजों पे ध्यान नहीं देना। आपको ये देखना है कि आपको बोला गया है कि यू शुड नॉट बी डिस्क्राइबिंग द पिक्चर, बट यू आर सपोज्ड टू राइट अ स्टोरी ऑन द कैरेक्टर्स एंड द सिचुएशन शोन। अब ये दोनों चीजें आपको पकड़ के रखनी है। आपको बचे हुए 20 सेकंड में ये सोचना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सीन बताता हूँ सभी बच्चों के लिए। एग्जांपल, आई थिंक एग्जांपल आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे आपको एक थीम नजर आती है कि एक माउंटेन है, माउंटेन और माउंटेनियस टेरेन है, उस पे 4 लोग चढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जिसका जैसा भाव उसका वैसा अनुभव, जिसका जो आप देखना चाहोगे, व्हाटएवर यू वांट टू सी, यू विल सी दैट। इसी पे हमारा असेसमेंट बेस्ड होता है।
तो हर इंसान जो अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस, वो डरपोक रहा है, वो चीज़ों से डरता है, आतंकित रहता है, या एडवेंचरस नहीं है, एक्सट्रोवर्ट नहीं है, इंट्रोवर्ट है, ये सब चीज़ें वो दिमाग में उसके रहती हैं, तो वो उतना ही दिमाग को खोलता है, जितना उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस को लिमिट करता है, ठीक है? तो अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि वो एक कैंप का सीन है, कैंपिंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे सोचेंगे माउंटेन माउंटेन एक्सपेडिशन। अब ज़्यादातर बच्चे, आप ये समझ लो कि 90% बच्चे ऐसा ही कुछ सोचेंगे, है ना? लेकिन जो बच्चे रिकमेंड होंगे शायद वो ऐसा सोचेंगे, जैसे मेरे दिमाग में आता है, अगर मैं दोबारा से इस टीम को लिखूं और सपोज नेचुरली मेरे सामने आ जाए, तो क्योंकि मैं एडवेंचरस हूं, मैं हमेशा से फौज में जाना चाहता हूं, तो मैं फौज की जिंदगी मैं सोचता रहता हूं, मैं मूवीज देखता हूं, मैं वॉर बुक्स पढ़ता हूं, तो मुझे एक्शंस नजर आता है। तो जैसे ही मुझे माउंटेन की टेरेन दिखी, तो मुझे लग रहा है कि मैं ये सोल्जर्स क्लाइंब कर रहे हैं, ठीक है? ये सोल्जर्स हैं, क्लाइंब कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सोल्जर्स एनिमी के तो होंगे नहीं, तो मैं आर्मी, अपने इंडियन आर्मी के बारे में बात करूंगा, ठीक है? तो मेरे दिमाग में ये विचार आएगा कि ये सोल्जर्स हैं। तो अब मैं सोचूंगा कि ठीक है, क्योंकि जो मैं लिखने वाला हूँ उसमें कहानी में, वो किसी और के बारे में नहीं लिखने वाला हूं, क्योंकि वो मेरे दिमाग से आ रहा है, तो वो मैं मेरे बारे में लिखने वाला हूं। या मैं ऐसा सोचते हुए लिखूं कि मैं किसी के बारे में लिखने वाला हूं, लेकिन अल्टीमेटली वो मेरे चरित्र के बारे में ही बात करेगा, हर कैरेक्टर। तो पहले तो ये बात होगी कि मैं जो लिखूंगा मेरे बारे में होगा, मेरे एक्सपीरियंसेस से है, क्योंकि कोई मेरे कान में आके बोल नहीं रहा, ये मेरे दिमाग से आ रही है बात। तो मेरे एक्सपीरियंस, मेरा चरित्र वैसा है जैसा मैं सोचूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसकी स्टोरी इस तरह से बनाऊंगा, मेरे को लगेगा कि कैप्टन राम था, ही वाज वेल फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली, एंड सिंस बिगिनिंग ही वांटेड टू जॉइन डिफेंस सर्विसेज। After passing out his graduation, he got an opportunity, immediately applied, and along with his friend, when he was preparing this exam, some of them they qualified for army, some of them they qualified for air force. तो ग्रुप को लेके मैं चला और मैं आर्मी में ज्वाइन कर लिया. Now during my first posting in Parugula, Captain Ram has got an intelligence from his network in the village that there are some infiltrators who are hiding in that kind of terrain, right? So I got to know about the hideouts of that place. Now immediately what I did is I planned a mission, tactical mission along with my team. I sat with them. जितनी भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी उस टेरेन को लेकर के, देन आई विल ऐड ऑन सप्लीमेंट विद द मौसम, टाइम, ओके, और हमारे पास रिसोर्सेज जो है उनको यूटिलाइज करने के लिए। तो मैं एक प्लानिंग करूंगा, प्लानिंग करके मैं मिशन को अंजाम दूंगा, और मैं अब मिशन को परसीव कर रहा हूँ कि मेरी टीम अलग अलग डायरेक्शन से चढ़ रही है, और हमारा टाइम और टारगेट जो है वो सुबह का 2 से 3 बजे है, जब सबके सब सो रहे होते हैं, गहरी नींद, ठीक है? मैं जाकर के अब मैं कहानी को खत्म नहीं करूंगा, मैं वहां गया, मैंने उनको वार्निंग दिया, वार्निंग शॉट दिया कि आइदर यू सरेंडर और वी विल एलिमिनेट यू, राइट? तो कुछ लोगों ने सरेंडर किया, और कुछ लोग जो भाग रहे थे या रिटेलिएट कर रहे थे, उनको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। जिन्होंने सरेंडर किया, हमने उनको पकड़ा, एप्रीहेंड किया, उनको लेके आए वापस अपने कैंप में, उनको इंटरोगेट किया, उनसे जितनी इंटेलिजेंस पॉसिबल थी हमने सब एक्सट्रैक्ट की। इंटेलिजेंस मिलने के बाद में हमें उनका उद्देश्य, आगे का प्लान, और जो हमारी वल्नरेबिलिटीज थी, हमारे सिक्योर नेटवर्क, जो हमने अपना बॉर्डर बना के रखा है, जो उसमें गैप्स हैं टेरेन की वजह से, उस सबको वो सब एक्सपोज हो गया। और फिर जो है हमने आगे प्लानिंग करके उसमें जैसे हाईटेक जो गैजेट्स हैं उनको यूज करके, लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने टेरेन पर ओवरकम करके, जो विषमताएं थी टेरेन की, उसको ओवरकम करके उसको सील कर दिया प्रॉपर्ली, ठीक है? तो ये सब मेरे दिमाग में आएगा। तो इसमें क्या है कि ना केवल मैंने न्यूट्रलाइज तक रखा, मैंने ये भी सोचा कि आगे मैं उस इंटेलिजेंस को कैसे यूज करूं, बिकॉज आई स्टिल एज ए कैंडिडेट, आप अपने को कैंडिडेट बोलते हो, शायद मैं अपने को कैंडिडेट ना हूं, मुझे विश्वास रहेगा कि मैं अफसर, पहले दिन से मुझे लगेगा मैं इस फैमिली का हिस्सा हूं, तो मुझे ये लग रहा है कि फैमिली को क्या क्या दिक्कत है, तो मैं केवल दिक्कत को ऐसे दिखाने के लिए नहीं सॉल्व करूंगा, मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाऊंगा, और मैं ये सोचूंगा कि उसकी तकलीफें जड़ से कैसे दूर की, ठीक है? तो मैं इतना आगे तक लिखूंगा, उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। नाउ व्हाट आई विल डू इज, होना क्या चाहिए, कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्टेड है कि जो पिक्चर उनको दिखाई जा रही है उसको डिस्क्राइब नहीं करना है, उसे टच करके निकलना है, ठीक है? उस पिक्चर में आपकी कहानी चल रही है, आपका रीजनिंग चल रहा है, बैकग्राउंड चल रहा है, आप जा रहे हैं फ्यूचर के लिए, आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए, आप उसमें से उस पिक्चर को टच करके जा रहे हैं। तो उससे क्या हो गया कि आप प्री कंसीव्ड नहीं है, ओरिजिनली जो थॉट प्रोसेस है, जो बना है, जो बैकग्राउंड बना है, और जो आउटकम तक आप गए हैं, वो उससे ओरिजिनेटेड है, उसने आपको ट्रिगर दिया है पिक्चर में, एंड दैट इज व्हाट यू वुड लाइक टू सी, बिकॉज़ ये आपकी ओरिजिनलिटी है, ये आपकी पर्सनैलिटी है, राइट? बट सर, जैसे आपने जो ये थीम बताई, इसके ऊपर आपने जो स्टोरी लिखी, उसमें बहुत सारे अच्छे एक्शंस भी थे और एकदम जेन्युइन एक्शंस थे, लेकिन जो बच्चा सर पास किया है उसने, उसको इतने सारा नॉलेज भी नहीं होगा, इतना सारा एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, तो वो एक्शंस में लेकर जाता है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो, जिसको मैंने पहले ही कहा था, जिसको भूख होगी ना, जो इंसान भूखा होगा, सपोज मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, तो मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, तो मेरे को पता है आई एम गोइंग टू मैरी विद आर्मी, नो आर्मी विल बी देयर विद मी फॉर अनदर 30-40 इयर्स। तो जब आप लड़की देखने जाते हो शादी के लिए, तो उस लड़की का पूरा परिवार, घर परिवार, उनके अड़ोसी पड़ोसी, सबके बारे में विचार करते हो। तो आप ये नहीं सोचोगे कि मेरी जो आर्मी, जो मेरा हिस्सा है, मेरे शरीर का हिस्सा है, कि उसमें कितने कितने रैंक स्ट्रक्चर होते हैं, कितने उसमें चीजें इस्तेमाल, युद्ध के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती है, पुरानी टेक्नोलॉजी क्या थी, आज कौन सी टेक्नोलॉजी हो गई है, कल को कौन सी आने वाली है, आप ये सब नहीं देखोगे। आप वॉर मूवीज देखोगे, आप वॉर बुक्स पढ़ोगे, तो ये जो भूख है ना, ये आपको मंजिल तक लेके जाएगी, और ये भूख तो होनी चाहिए। ये कोई नौकरी नहीं है हेमंत, मैं सभी बच्चों को बताना चाहूंगा, अगर इसको आप नौकरी के तरीके से देखते हो, ये एक बस नौकरी है, नौकरी के लिए जैसे मैं आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, या जो आप लोगों के जो नॉर्मल गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो फिर आपके लिए फौज नहीं है। फौज आपके खून में बहनी चाहिए, वो जोश, आपके जुनून जो आपके खून के अंदर होना चाहिए, और वो भूख जो है आपको वहां तक लेके जाएगी कि आपको पता होगा घर बैठे बैठे कि फौज में चल गया है। अब यू पीपल आर सो ब्लेस्ड कि आप इन द फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड यू कैन सी, इफ यू वांट टू सी, जैसे आप गेम्स में टाइम लगाते हैं, आपको गेम्स के कैरेक्टर पता है, वो कितने सर्वर्स हैं, क्या क्या है, जो भूखा इंसान, ठीक उसी प्रकार से अगर आर्मी के बारे में आप जानना चाहते हो, तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। हु स्टॉप्स यू? वी आर नॉट गोइंग टू कम एंड स्पून फीड यू। तो ये पता करना की जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है, या तो आप भूखे हो या नहीं हो, है ना?
ठीक इसी प्रकार से आर्मी है, एयरफोर्स है, ठीक इसी प्रकार से नेवी है। ठीक है, तो ये जो सोच है ना, वही हमें जाननी है, और ये सोच उसी को हो सकती है जो उस तरह के नेचर का इंसान। कभी-कभी क्या होता है, बंदा एडवेंचरस होता है, गट्सी होता है, उसने काफी कुछ किया होता है खेल-कूद में और एकेडमिक्स में भी, बस उसका मार्गदर्शन सही नहीं होता, और उसको बार-बार ऐसे-ऐसे लोग उसको सिखाते हैं जो सिखाने के लायक नहीं है। आई विल नॉट नेम दोज़ पीपल, बट देयर आर सो मेनी पीपल्स, है ना, अराउंड अस। वो क्या कहते हैं कि ये सही है। जैसे इस सवाल का उत्तर ये है, आप इसको रट लो, इस स्टोरी की थीम ये है, ऐसी स्टोरी बनाएंगे। कितने बड़े मूर्ख हैं इस दुनिया के। मैं ऐसा मतलब, अब बच्चों को ये समझना चाहिए कि अगर ऐसा पॉसिबल होता कि एक आंसर वो ही सही आंसर है, दूसरा आंसर सही नहीं है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, एक बच्चा इंट्रोवर्ट है, ओके, और एक बच्चा एक्सट्रोवर्ट है। एक बच्चा मिलनसार है और एक बच्चा रिस्ट्रिक्टेड है, वो रिस्ट्रिक्टेड है, ओपन नहीं होता, जनरली टाइम लेता है बच्चों से मिक्स होने के लिए। अगर वो एक बात लिख रहे हैं, जैसे वो बच्चा एडवेंचरस भी था, ये बच्चा एडवेंचरस नहीं है क्योंकि खुलता नहीं, लोगों से मिलता नहीं। तो ये बच्चा अगर माउंटेन क्लाइंब करता है, K2 उसने क्लाइंब कर रखा है एक माउंटेन, उसके बाद में वो नेक्स्ट लेवल ऑफ टारगेट अपना बनाता है कि वो इफ ही थिंक्स दैट माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना चाहता है। और उसी वक्त यही कहानी अगर ये इंट्रोवर्ट बच्चा जो कभी घर से निकला नहीं, कभी फील्ड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये भी लिखता है कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहता है ना, या चढ़ लिया उसने, फतेह कर लिया, जो भी लिखता है। तो दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। एक बच्चे के लिए तो मैच करती है बात, क्योंकि वो एडवेंचरस है और उसने माउंटेन क्लाइंब की हुई है, और वो नेक्स्ट टारगेट बना सकता है, K2 के बाद में नेक्स्ट बना सकता है माउंट एवरेस्ट, उसके लिए तो नेचुरल है। लेकिन इस बच्चे के लिए विशफुल है, ये बोस्टफुल है, ये इसको अपनी कैपेबिलिटीज का ही नहीं पता है ना, इसको अपना इनसाइट ही क्लियर नहीं है कि वो क्या करना चाहता है, बड़ी-बड़ी बातें करता है, बोस्टफुल। वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ पीपल। सो इसलिए एक आंसर का कोई सही जवाब होता है, ऐसा करके कोई बताता है, तो वो आप लोगों को मूर्ख बना रहा है। अगर ऐसा होता तो आतंकवादी जो हैं बाहर, जो बॉर्डर के पास जो क्रॉस बॉर्डर सीख करके आते हैं, वो अपने बॉडी को बम बना के क्यों उड़ाते हैं? आप सोचो, वो खुद यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेते हैं, वो इतने डेडिकेटेड हैं कि अपने शरीर को उड़ा देते हैं, तो वो ट्रेनिंग नहीं ले सकते? वो ट्रेनिंग बन करके ऑफिसर बन जाए, रट करके ये सवाल का आंसर ये, सवाल का आंसर ये, और ऑफिसर बन जाएंगे। सो ये जो ट्रेनिंग होती है ना, एसएसबी की जो कोचिंग होती है, टेलर मेड ट्रेनिंग होती है। जब आप एक असेसर, अच्छे असेसर के सामने बैठते हो, तो वो असेसर आपको बातचीत से, आपको जब समझाता है, आपकी आंखों में झाँकता है, तो उसको आपकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट हो जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपने जिंदगी में अब तक क्या किया है। तो उसी हिसाब से वो आपको डोज देता है सिखाने की, और वो सीखने का तरीका होता है, जिसके अंदर गो गेटर है, जो एक अच्छे डायरेक्शन में जाना चाहता है। आतंकवादी की डायरेक्शन सही नहीं है ना, दो दे आर वेरी डेडिकेटेड, वेरी सिंसियर टू देयर पर्टिकुलर मैंडेट, उनका खुद का ऑब्जेक्टिव होता है ना, टेररिज्म फैलाना। तो डायरेक्शन इज रॉन्ग। नाउ अगर आपकी डायरेक्शन सही है एंड यू आर मोटिवेटेड, यू आर इंस्पायर्ड, तो किसको कितना डोज देना है, किसको कितनी कैसे प्रैक्टिस करानी है, कैसा रास्ता दिखाना है, ये एक अच्छे असेसर की विशेषता है। सर, आप अपने एसएसबी ट्रेनिंग के बारे में बता सकते हैं कि कितने डेज़ का होता है? व्हाट इज़ द फी स्ट्रक्चर वगैरह? ओके, तो हमारी जो ट्रेनिंग है वो हमने एक्चुअली स्टार्ट की थी कि सोच करके कि हमें समाज सेवा करना है, लोग उन लोगों का भला, एक्चुअली पैशन था ये हम लोगों के लिए। हमें लगता था कि हमने इतने साल दिए हैं इस काम के लिए, और अभी भी इतने भरसक प्रयत्न के बाद भी कितनी सारी वैकेंसीज रह जाती हैं। तो वैकेंसी अगर फुलफिल नहीं होगी तो हमारे देश का क्या होगा, ये चिंता भी हमारे पास है। तो असेसर्स क्या होते हैं, बेटा हम लोग जब रिटायर होते हैं, वी आर केपेबल ऑफ वर्किंग इन कॉर्पोरेट। जैसे आप मेरा एग्जांपल ले लो, आई एम अ लॉ क्वालिफाइड पर्सन, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन एमबीए, आई डिड वन अनदर एमबीए इन एचआर फ्रॉम एक्सएलआरआई जमशेदपुर। तो मेरे पास तो ऑफिस की भरमार थी, लेकिन मुझे लगा कि यार जैसे नॉर्मल लोग चलते हैं ऐसा चलने में फायदा नहीं है, कुछ ऐसा करते हैं जो पैशन, जो मन से दिल से काम करने को मन करे, बच्चों को सीख से। तो ऐसा करके हमने शुरू किया, हमने प्लान किया था, पहले हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, 28 डेज का ट्रेनिंग शुरू किया, फिर ऐसे करते हुए 12 दिन पे आ गए, क्योंकि हमें लगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर बीइंग एड्रेस्ड। क्योंकि अगर हम लोग 10 बच्चों को पढ़ाएंगे, केवल 10 बच्चों, तो हमें कंसंट्रेटेड डोज जब उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो क्वालिटी ऑफ जो उनके आउटकम है, दैट कैन बी कंटेन्ड इन 12 डेज, बिकॉज़ हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका देना है। वी कैन नॉट एक्सीड मोर देन 10 पीपल, बिकॉज़ हमारी पॉलिसी है। और हम जो 10 बच्चे पढ़ने के लिए हमारे पास आते हैं, अभी फिलहाल तो हम लोग ओपन है, जो आएगा उसको पढ़ाएंगे, 10 से ज्यादा लेंगे। लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरह से हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, क्लोज टू 50% हम हमारे बच्चे रिकमेंड हो चुके हैं, और संख्या ज्यादा बच्चों को हमने पढ़ाया नहीं, लेकिन जितनों को पढ़ाया है रिकॉर्ड में 48 प्रिसाइजली 48% के आसपास हमारे बच्चे रिकमेंड हो गए। तो हमें लगा कि अब उनको चार्ज कैसे करें, जब हम डिसाइड करते हैं कि फीस चार्ज करते हैं, तो हमने पहले एक बार चारों तरफ देखा कि बाकी लोग क्या चार्ज करते हैं। दैट मींस जो एवरेज उसका निकालते हैं, तो एवरेज बच्चा उसको पे कर सकता है ना। फिर हमने सोचा कि इससे भी कम लगते हैं, अब हमारे खर्चे क्या होते हैं, हमने खर्चों को कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके जो एक फिगर आई, हमने कुछ लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, जो ऑफिस असिस्टेंट हमारा साथ देते हैं, जीटी ग्राउंड में काम करता है, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, फुल टाइम जॉब है उनके लिए, एक कुक है, तो उनकी सैलरी वैलरी सब निकाल करके हमने जो जो बेयर मिनिमम पैसा है वो हम चार्ज करें, दैट इज अभी राइट नाउ 13,000, व्हिच वी आर प्लानिंग टू इंक्रीज बाय अनदर 1,000, बिकॉज़ वी आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डेज आल्सो। अब हम 14 दिन, 12 दिन से 14 दिन पे शिफ्ट हो रहे हैं अगस्त से। जुलाई में आखिरी बैच है जो 12 दिन का रहेगा। हेमंत, आने वाले समय में हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि हम बच्चों को कुछ ऐसा बनाएं कि बच्चों को मोटिवेट करें कि हमें जो अच्छे बच्चे हैं ना, वो हमें, जो गो गेटर हैं, जो भूखे हैं, जिनको वाकई में इट वाज देयर ड्रीम, उसी के लिए जिंदा है, वो उनको लगता है कि ये करना, ये हासिल होगा ही होगा, वो गलत रास्ते पे ना चले जाएं, भटक ना जाएं, उनके लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए हमने सबको इनवाइट, ऐसा लोग रिलीज करने वाले आने वाले टाइम में, कुछ दिनों की बात है कि हम लोग उनको मुफ्त में बुलाएंगे। दे नीड नॉट टू एक्सपेंड एनीथिंग फ्रॉम देयर पॉकेट राइट नाउ, और उनसे केवल और केवल कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, जो हमारे रिकरेंट रिसोर्सेज जो एक्सपेंस होते हैं इस काम में, उसी का कॉस्ट डिवाइड करके हम केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट से लें, which will not be more than 1,500 or 2,000 rupees something. We are not calculated right now. We are in process of calculating, but definitely it will never exceed 2,000 rupees. In fact, हम उसको और कम करने की सोच रहे हैं। तो वो बच्चे जब हमसे आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि काफी बच्चे इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो हम उस पर स्क्रीनिंग रखेंगे, because being assessor, our team will judge
कि ये बच्चा वाकई में इसके अंदर वो स्पार्क है, इसको वाकई में वो तलाश है और हम उसके लिए कामगार हो सकते हैं। तो उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम ऐसा कोर्स शुरू करने वाले हैं। सर थैंक यू फॉर गिविंग अस इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एसएसबी ट्रेनिंग। सो सर अभी बच्चों का सर ये मेजर डाउट है सर, स्टोरी भी लिख ली लेकिन नरेशन सर, नरेशन में नाउ कॉन्फिडेंस आ पा रहा है सर। अब आती है हमारी, जो मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको ऐसा ऐसा राज बताऊंगा, ऐसा टूल बताऊंगा जो मैंने सोचा था, मेरे हिसाब से मैंने जब इम्प्लीमेंट किया तो जो रिजल्ट है, जो हेमंत ने शुरू में बताया था कि जो यहाँ पर आकर के प्रैक्टिस करता है मेरे साथ में, वो 90% सक्सेस रेट है उसकी, और इट इज ऑन प्लेस, इट इज ऑन रिकॉर्ड। भी इसका नमूना है रिसेंटली 4 एफएसबी में मेरे जो 3 बच्चे गए थे, उसमें से तीनों के तीनों स्क्रीनिंग हुए और 2 रिकमेंड हुए और एक वापस आ गया, who is there with me। तो करना क्या है, अब आपको देखना है कि जब आपने स्टोरी लिख ली, जो मैंने आपको समझाया, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर है, नाउ यू आर कॉन्फिडेंट, आपके दिमाग से आई थी। अब आपको ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना जब आपको बोला जाएगा कि पेपर फोल्ड कर दो हाफ में और अपने साथ में कैरी ऑन करो पूरा डिफरेंट प्लेस वेयर यू विल बी टेकन फॉर अ डिस्कशन टेस्ट। वहां पर जैसे ही आपने पेपर दे दिया, उसके बाद में जैसे आप एंटर कर रहे हो, आपको सोचना है कि ये जो ग्रुप एक्टिविटी होने वाली है डिस्कशन टेस्ट, ये एक्टिविटी, ये जो किरदार है, दूसरे लोग हैं, ये लोग, इनको इससे कोई मतलब नहीं है, ये मेरा ग्रुप है। नाउ यू शुड फील एंड थिंक लाइक एन ऑफिसर। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो एक्टिविटी नहीं है, ये एक वॉर रूम है मेरा, एक लड़ाई की जो तैयारी करते हैं, जो डिस्कशन करते हैं, कमांडर्स के बीच में डिस्कशन होता है, एक वॉर रूम है, वॉर जोन है, बाहर एनिमी खड़ा है और हमें जल्दी से एक डिसीजन लेना है। आपको ये अंदर से आना चाहिए कि मैं इस टीम से कनेक्टेड हूँ और ये जीने मरने का सवाल है। और जो लोग, जो इसी दौरान जो बच्चे थोड़े से बोलते हैं ना अंडर कॉन्फिडेंट है, जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, या जो गांव के माहौल से हैं, जो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं बोलने में, उनको क्या सोचना है, उनको सिर्फ ये सोचना है कि अल्टीमेटली होगा क्या, सबसे ज्यादा क्या होगा, यही होगा ना, मैं स्क्रीन आउट हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो वो बंदे, उनके लिए क्या है, वो पहले ही सोचे कि ये रिजल्ट आ चुका है, मैं स्क्रीन आउट हो चुका। ओके, और अब वो किस तरह से एंटर करेंगे कि ये जो समय है 16 मिनट का एक्सरसाइज, ये मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैंने मान लिया कि मैं फेल हो गया हूँ, 16 मिनट मेरे, तो कहने का मतलब आप लीडर हो जाएंगे, आपका डर सब निकल जाएगा। आप मान लो आप फेल हो गए, आप ये थोड़ी देर के लिए तामझाम भूल जाओ कि आपका असिस्टेंट देख रहा है, कौन है क्या है, आप बोलो यार फेल हो गया था, अब लेकिन 16 मिनट में से कोई छीन सकता है आपको, कोई कंधा पकड़ के बाहर निकाल सकता है, नहीं निकल। तो अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 16 मिनट है, मेरा काम है, अब देखता हूँ ये, मैं तो हार चुका हूं ना, एक बार ये करके देखता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है, आपको देखना है, जब 16 वो बोलेगा जेंटलमैन अ लिटिल व्हाइल अगो यू आर शोन अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन, बेस्ड ऑन दिस वी हैव रिटन अ पिक्चर ऑन द पीस ऑफ पेपर व्हिच यू सबमिटेड टू अस। नाउ इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द individual narration, okay, starting with chest number 1 till the time chest number last chest number say 14 12 whatever is the figure, he finishes the individual narration, immediately you are going to start the discussion test. Keep, since the whole exercise time is limited to 16 minutes, keep your individual narration crisp and concise. In case I feel that if you are exceeding your limit, I may interrupt you, okay, and I can tell next person to start with this individual narration and you can cover up your remaining part during your discussion test. यही होता है। तो आपको क्या करना है, जब आप इंडिविजुअल नरेशन के लिए जब आपका नंबर आएगा, से आपकी पोजीशन तीसरे नंबर की, फॉर एग्जांपल पहले की भी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता, आपकी पोजीशन तीसरे नंबर की। मैं तीसरा एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं, इसमें पहले का भी रोल कवर हो जाता है। तो तीसरी पोजीशन में है, तो आप देख रहे हो कि चेस्ट नंबर 1 बोल रहा है, ओके, इंडिविजुअल नरेशन इज गोइंग ऑन। पहली चीज तो ये देखनी है कि आपको 16 मिनट मिले थे, 12 लोग आप बैठे हो, अगर 1 मिनट एक इंसान लेगा तो कितने मिनट चले गए, 12 मिनट चले गए। अब आपके बचे 4 मिनट, अब 4 मिनट में क्या डिस्कशन करोगे आप, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कहां गई भाई, आपके पास दुश्मन बैठा है, 16 मिनट के बाद में फायरिंग शुरू होने वाली है, ठीक है, आपके वक्त ही नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको अपना काम जल्दी करना है ना, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दिखानी है आपको। आपको इस पर ध्यान नहीं देना कि मैं कितना अच्छा मैंने लिखा था, एक एक वर्ड मुझे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं कितना टाइम लेके बोल सकता हूं, इस पे ध्यान नहीं देना। यू शुड बी इंटेलिजेंट एंड यू शुड शो योर कनेक्टिविटी विद द पर्पस बाय स्पीकिंग नॉट मोर देन 35 seconds, and believe me, those 100 words which you written, okay, they can be covered within 30 to 35 seconds when you speak continuously without any interruption, without halting. Have some confidence. अब वो कॉन्फिडेंस कैसे लेके आओगे, उसका एक तरीका बता देता हूं, लिख लीजिए आप, ओके। जब जब आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपके सामने आता है, आपको अवेयरनेस की जरूरत है ना, आप अखबार से पढ़ो, मोबाइल से पढ़ो, कुछ भी एक टॉपिक आप पढ़ो उसको, ओके, एक पैराग्राफ जो लिखा हुआ उसको ढंग से पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, उसको फिर बंद करके रख दो। तो उससे क्या हो गया कि आपको नए जो आपकी अवेयरनेस है वो भी बढ़ रही है, चाहे वो मिलिट्री रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस सेक्टर में हो, चाहे सर्विस सेक्टर में हो, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर में हो, चाहे डिफेंस सेक्टर में हो, आपको अखबार से खबर मिल रही है ना, आपने पढ़ ली, वो खबर भी याद हो गई और आपने उसको बंद करके रख दी। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप वो क्या है, आप अब अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखो, और अगर भूलोगे फर्क नहीं पड़ता, अपने शब्दों को इस्तेमाल करो, ओके, अपने शब्दों को इस्तेमाल करो, उस पैराग्राफ को आप हाथ से लिखो। जब आपने वो पैराग्राफ हाथ से लिख दिया, अब वो सीमेंट हो गया आपके दिमाग में, राइट, फिर इसको बंद कर दो। तो आपने पढ़ा यानी मन में नहीं पढ़ना है, बोल के पढ़ना है और पेट से आवाज आनी चाहिए। पहले स्टेप में आप पढ़ रहे हो, आप चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हो, और जितना ज्यादा चिल्ला सकते हो पेट से उतना ज्यादा चिल्लाओ, आड़ोसी पड़ोसी उनकी फिक्र मत करो, ओके, शर्म करने की कोई बात नहीं, अपना हैव सम कॉन्फिडेंस की मैं मेरे को कुछ करना है। आपको 200 लोगों के सामने बोलना पड़ेगा, क्या बात करते हो आप, ये तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जब आप पढ़ रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वर्बल स्किल्स, वर्बल आप कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपने लिख भी दिया, बौद्धिक क्षमता बढ़ गई, अब उसको बंद कर दिया। तीसरी स्टेप क्या है, अब शीशे के सामने खड़े हो, पढ़ा था, अपने मन से लिखा था, अब अपने मन से बोलो, और जब अपने मन से बोलोगे तो वो जो शब्द आपके दिमाग में आ रहे हैं इस वक्त, जितनी जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे आपको आपका फ्लो बढ़ता जाएगा। अब फिर से आपको चिल्ला के बात करनी है, ठीक है। अब आपको आप किस तरफ देख रहे हो, मेरे को वो चाहिए कि मैं कंटिन्यूअसली 3 मिनट तक बोल सकूं या 4 मिनट तक बोल सकूं, क्योंकि लेक्चर रेट भी 3 मिनट का होता है ना। आपको 3 मिनट की प्रैक्टिस के लिए 4 मिनट बोलना है कंटिन्यूअसली,
आप अटकोगे, फिर से अटकोगे, फर्क नहीं पड़ता, यानी आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो। जितना प्रैक्टिस करोगे, आधा घंटे की बात है, रोज आधा घंटा प्रैक्टिस करो, 10 दिन में देख लेना, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। ठीक है, जब आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया अगर शीशे के सामने अल्टीमेटली बोलने के तरीका, तब आपको पता लगेगा अचानक से एकदम से 10वें दिन लगेगा कि यार मैं जो बोला था अभी वो अच्छा बोला था, मॉड्यूलेट करके देखता हूँ। ठीक है, तो एक्शन वर्ड समझ में आएंगे कि कहां पर किन शब्दों को ज्यादा जोर देना है, और जैसे ही एक्शन वर्ड समझ में आने लगेंगे तो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आप एक इफेक्टिव वक्ता हो जाएंगे, आपको बोलने का तरीका आ जाएगा। जब आपने बोलने का तरीका जान लिया कि लगातार बोलना है, वॉइस मॉड्यूलेशन में बोलना है, अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आई कॉन्टैक्ट। अब जो प्रैक्टिस करोगे, आपको सोचना है कि मेरे को ऑडियंस से कनेक्ट होना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, आपको उनकी आंखों में देखना है, और उनकी आपको ये मन में सोचना है कि अब इस वक्त वो आना चाहिए, वो जोश आना चाहिए, आपने वो यूनिफॉर्म अपने खून से अपनी मेहनत से अर्ज किया, वो अपने ली है। ठीक है, अब आपके सामने जो बंदे बैठे हैं वो आपकी टीममेट्स हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो लीस्ट इंटरेस्टेड हो, चाहे वो लीस्ट नॉलेजेबल हो, आप जो बोल रहे हैं उसके दिमाग में जाना चाहिए, और दिमाग का रास्ता कहां से होता है? आंखों से। तो आपको कम से कम 1 सेकंड तक स्टे करना है, 1 सेकंड तक एक बंदे की तरफ देखना है। तो आपको अज्यूम करना है कि आपके सामने ऑडियंस बैठे हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, आपको एक-एक सेकंड में अपना चेहरा मूव करना है और सबके चेहरे में देखना है, सबकी आंखों में देखना है। ठीक है, ये कला अगर आपने सीख ली, 10 दिन की बात है, 10 दिन में मैंने अच्छे-अच्छे लोगों को ट्रेन कर दिया। 10 दिन के अंदर आपके अंदर ये कला आ जाएगी, और जिस दिन ये कला आ गई, अब वो नरेशन की बात करते हैं। आप नरेशन में जब ऐसा करोगे, कॉन्फिडेंटली यू विल बी स्पीकिंग with your voice modulation, maintaining that discipline of 35 seconds, not speaking more than, because you don't want to eat away the quality time of discussion. And once you are conveying your ideas, your narration, that means your point has been conveyed. Okay, you are not going to repeat this during the discussion test, because already you have eaten away some quality time, okay, in your narration. So why to repeat it again, right? So in all probability, if you have been effective communicator, these chest numbers, out of them at least 4 to 5 chest numbers will be observing you, okay, and they will be retaining your points during the discussion test, जब वो common story बने। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, जब वो पहला नंबर नरेशन करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो उस वक्त आपको अपनी स्टोरी नहीं सोचनी है। मैंने आपको लिख के दे देता हूँ, मैं चेहरों से बता देता था कि ये आदमी गर्दन से हिला रहा है, लेकिन अपनी स्टोरी याद कर रहा है। कितना बड़ा मूर्ख इंसान है जिसको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो थोड़ी देर पहले उसने स्टोरी लिखी थी, वो सीधे उसके मन से आई थी, किसी ने उसको समझाया नहीं था, तो अपने मन को याद करा रहा है। वो स्टोरी तो जनरेट ही उसके दिमाग में की है। जो स्टोरी सोच के देखो, जो स्टोरी आपके अनकॉन्शियस माइंड ने ही जनरेट की है, आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो याद करना नहीं होता है, वो आपका अंडर कॉन्फिडेंस होता है। क्योंकि नॉर्मल एग्जाम्स में, मैथ्स का पेपर हो, साइंस का पेपर हो, एग्जाम से 1 घंटा पहले लोग खड़े होते हैं ना, आंसर शीट लेकर के वो देखते हैं, कुंजियां खोल करके देखते हैं। ये यहाँ नहीं चलता है। यहाँ पर किसी भी क्षण, किसी भी वक्त आपको जाकर के लोगों को ब्रीफ करना है, लोगों में जोश डालना है। ओके, मोस्ट ऑफ हाफ ऑफ द टाइम यू आर नॉट अवेयर इवन अबाउट द सब्जेक्ट, सो थ्रू योर इंटेलिजेंस एंड ग्राफ यू टू बी अवेयर कि चल क्या रहा है, एंड देन यू टू असिमिलेट एवरीथिंग एंड टेल इट इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड मोटिवेट देम। तो आप कैसे हो सकता है कि आप याद करोगे? आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है कौन सा चेस्ट नंबर क्या बोल रहा है, सो दैट योर डिस्कशन विल बिकम अ मीनिंगफुल, योर कंट्रीब्यूशन विल बी अ मीनिंगफul contribution. When in the discussion test, now when the discussion starts immediately after the last person stops his narration, that is the time you are going to retain and talk about those good impressions which you got from their individual narrations. इसलिए आपको याद करना है, आपको देखना है कौन सा बंदा कितना अच्छा बोल रहा है। अपनी बात नहीं करनी है, अपने बारे में नहीं सोचना है। आपको ये ध्यान देना है कि हमें अल्टीमेटली कॉमन स्टोरी, कॉमन कंसेंसस पे अराइव होना है, which most of us will be agreeing upon. फर्क नहीं पड़ता, if not all of you, okay, most of you, and then you to contribute. Last thing, कम से कम 7 से 8 बार बोलोगे। अगर 7 से 8 बार नहीं बोलोगे तो आप लिख करके ले लो कि आप स्क्रीनिंग नहीं हो सकते। सर डायरेक्ट एंट्री में भी? सॉरी सर डायरेक्ट एंट्री के अंदर तो सर वैसे ही फिश मार्केट होता है। ये एंट्री से रिलेटेड कुछ नहीं होता है, ये सबके लिए कॉमन होता है। इट इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी काइंड ऑफ एंट्री। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ऑफिसर इज रिमेनिंग सेम, एब्सोल्युटली सेम, चाहे वो 12वीं क्लास का बच्चा हो, चाहे वो ग्रेजुएट हो। इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ एंट्री। आपको लगता होगा कि एनसीसी के लिए स्पेशल कंसीडरेशन है, एनसीसी के लिए स्पेशल कंसीडरेशन है सिर्फ एग्जाम से बचने के लिए। और इनफैक्ट ये गवर्नमेंट ने प्रमोट किया हुआ है कि एनसीसी में लोगों का समय बीतता है, सब कुछ है, तो उनको सहूलियत दी जाए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एसएसबी, नो कंसीडरेशन इज गिवन। ओके, मैंने बोला ना, आप रिजर्वेशन, कोई कैटेगरी एलोकेशन या जान पहचान, कुछ किसी तरह की कोई चीज हो ही नहीं सकती। कंट्री की सिक्योरिटी में कोई आड़े आगे नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये सब कुछ सेम होता है, क्वालिटी विल रिमेन सेम। सर अभी बच्चे सर 3-4 महीने प्रैक्टिस करते हैं सर स्टोरी की वगैरह की लिखने की, तो वहां पे जाके सर वैसे टाइम लिमिटेशन होता है, तो सर वो प्री कंसीव्ड स्टोरी आ जाती है सामने, तो उसको कैसे अवॉइड करें? वो प्री कंसीव्ड इसलिए आती है क्योंकि वो अपने दिमाग पे काम नहीं करते। अब दिमाग पे काम कैसे करते हैं? जितने भी असेसर्स हैं, ओके, दे कैन असेस यू, राइट? दे कैन टेल whether at which level you are right now, and at the most they can tell you this is what is expected out of you. Okay, अब वो जो गैप्स हैं, रिलेटेड गैप्स हैं, सपोज इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सोशल एडेप्टेबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, कोऑपरेशन, इनिशिएटिव, ओके, देन सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, लाइवलीनेस, डिटरमिनेशन, करेज, स्टैमिना, ये जितने रिलेटिव गैप्स हैं, ये बताना, और उन गैप्स को फिल अप करने का तरीका बताना। इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, रीवायरिंग ऑफ योर ब्रेन। इन अदर वर्ड्स, जो आपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस अभी तक देखे हैं, जो आपकी नर्चरेंस हुई है, जो आपने रेफरेंसेस दिमाग में बना के रखे कि ये बात सही है, स्ट्रेंजर्स पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा समझाया गया। सपोज एक एग्जांपल दें, एक बच्चे को समझाया गया कि स्ट्रेंजर्स पर विश्वास मत करो, स्पेशली जब ट्रैवल कर रहे हो तो उनसे खाने की कोई चीज लो मत।
तो इसने क्या किया, इस बात ने क्या किया कि इस बच्चे के दिमाग में ये सब डाल दिया कि अब उसने और उसको विकृत रूप से देख लिया, अब वो इंट्रोवर्ट ही हो गया, वो कुछ चीज अपनी भी शेयर नहीं करता, वो अपने आप को सिक्योर करके रखता है, ही इज नॉट ओपनिंग अप टू द वर्ल्ड फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस। तो हम क्या करते हैं, हम ये विश्वास दिलाते हैं कि जो दूसरा बंदा एक्सट्रोवर्ट है एट द सेम टाइम, जिसके माँ बाप ने इसको विश्वास नर्सरी दिलाया है बचपन से कि खुलना के मिलना चाहिए, लोगों से मिलो, लोगों की मदद करो, कम्युनिकेशन गैप होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, सोसाइटी के लिए ही काम करना है। जैसे आपने ग्रेजुएशन की, यू हैव गॉट अ लाइसेंस टू वर्क नाउ, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करो। तो जब ये चीज हो जाती है और जब दोनों मिलते हैं, ये लोग इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बंदा एक टीम में काम करते हैं, तो फिर उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। नाउ ही ट्राइज टू इंपोज हिज आइडियाज, ही ट्राइज टू इंपोज हिज आइडियाज, राइट, बट बोथ आर वर्किंग एज पर देयर ऑन इंडिविजुअल रेफरेंसेस। तो आप दूसरे के चरित्र के बारे में कमेंट करते हैं कि वो इंट्रोवर्ट है, बेवकूफ है, जो भी आप उसको उसके चरित्र को लेकर बोलते हैं या कटाक्ष करते हैं या उसको पुल डाउन करते हैं या उसको आप नीचे दिखाने की कोशिश करते हो, राइट, तो आपको 90% लोग आपके साथ देंगे, हाँ वो ऐसा ही है, वो कंजूस है, खुलता नहीं है वगैरह। बट एट द सेम टाइम यू आर फॉरगेटिंग वो 90% लोग, समटाइम्स दिस डेफिनेशन गोस वेल दैट समटाइम्स द मेजॉरिटी मींस दैट ऑल द fools are standing on one side. Okay, they are misleading, highly misleading, because आप उसके बारे में कैसे बोल सकते हो जब आप उसका एटीट्यूड जानते ही नहीं हो, उसके बिलीफ सिस्टम्स आपने देखे नहीं है, वो तो उनके हिसाब से काम कर रहा है और उसका 10% आपको दिख रहा है, 90% दिख नहीं रहा, और वो 10% भी आपकी कैपेबिलिटी नहीं है देखने की। जो बिहेवियर है उसका 10% जिसको बोला जाता है, वो उसकी पर्सनैलिटी का 10% है, और आपकी आंखें नहीं है, आपके पास वो दिमाग नहीं है कि आप पूरा का पूरा 10% भी देख लो। तो उस हार्डली लेसर देन 10% ऑफ पर्सनैलिटीज है, हाउ कैन यू डिफाइन इंडिविजुअल? अंडरस्टूड? तो जैसे ही लोगों के दिमाग में चीजें आने लगती हैं, जब हम सिखाता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ, या फिर मेरे जैसे जो सीनियर एसेसर्स हैं जो रीमॉडलिंग पे काम कर सकते हैं, तो उनका विश्वास जो है वो जहां होना चाहिए वहां पे होने लगता है, और जहां जिसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है, जो क्रिस्टलाइज पार्ट ऑफ द मेमोरी है, उस पे वो काम करने लगते हैं, तो उनके रूम बनने लगता है, नए एक्सपीरियंसेस को लेने लगते हैं, और जब वो नए एक्सपीरियंसेस को लेने लगते हैं तो टीम वर्क अपने आप बढ़ने लगता है, और उनके रिस्पॉन्सेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइमिंग्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंस एंजाइटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेशर, वो नेचुरल बन जाते हैं। और जब नेचुरल बन जाते हैं तो क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था पहले से, केवल वो कम्युनिकेशन गैप स्किल्स या मिसअंडरस्टैंडिंग स्किल्स से नहीं कर पा रहा था, वो करने लगेगा। अब वो उसका नेचुरल, वो तो प्री कंसीव्ड वाली बातें नहीं रहेंगी। तो प्री कंसीव्ड वाली बातें उसके साथ होती हैं जो बोलते हैं ना बंदर के हाथ में उस तरह, जो आधी नॉलेज लेकर के चलता है, जिसको सिर्फ ये दिमाग में डाला जाता है कि बेटा ये आंसर सही है, कोई पिक्चर आए, हीरो बन जा, कोई आइडेंटिफिकेशन कर ले, कोई ऐसा बढ़िया सा काम कर ले, तो वो रट करके घोट के चला जाता है। किसान का सीन आ जाएगा तो किसान के बारे में बात करने लगेगा या एग्रीकल्चर के बारे में बात करने, वो रट के आ जाते हैं। और कभी कभी ऐसे लोग क्या करते हैं, जब पिक्चर चेंज हो जाती है तो पिक्चर नहीं लिखते, वो कुछ कहानी लिख के आ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज प्री कंसीव्ड, व्हेन योर रिस्पांस इज नॉट कनेक्टेड टू द स्टिमुलस। तो प्री कंसीव्ड होती है, और जो प्री कंसीव्ड होती है हमें हमारे लिए काम और आसान हो जाता है। अब प्री कंसीव्ड कहां पर होगी? वो या तो दोनों एंड्स में होगी, या तो हेड में होगी या टेल में होगी। ओके, जैसे आप एग्जाम में स्लिप करते हो, बीच में आते हो, अनकॉन्शियस पार्ट में चले जाते हो, वो हमारा रियल सेल्फ होता है। हमारे लिए दो रेफरेंस बन जाते हैं, ये मैनिपुलेटेड रिस्पांस था, ये एक्चुअल रिस्पांस है। तो ये तो सैंडविच का काम तो बहुत आसान हो जाता है, वो ठक से बता देता है कि ये प्री कंसीव्ड है, ये रट करके आया है, घोट करके आया है, इसकी ओरिजिनलिटी नहीं है, यानी वो बिक जाता है, वो किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास कर लेता है, इसका खुद का कुछ नहीं है। तो ऐसा इंसान कैसे अफसर बन सकता है, कैसे लीडरशिप पोजीशन को हासिल कर सकता है? लायक भी नहीं है। और सर नेगेटिव स्टोरीज आती हैं सर, उनको कैसे अप्रोच करें? मतलब कौन सी स्टोरीज? नेगेटिव स्टोरीज जिसमें कोई बंदा उदास बैठा है तो उसको जानबूझ के पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें या उसी नेगेटिव में से कुछ अच्छे एक्शंस निकाल के लाएं। हेमंत, कोई नेगेटिव स्टोरी आती ही नहीं है, कमाल की बात ये है। सर मैंने भी देखी है सर नेगेटिव स्टोरी। हाँ, अब आपको बताता हूँ वो क्यों आपने देखी, उसका कारण बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो भी स्टिमुलस हम डिजाइन करते हैं, आप खुद के दिमाग से सोचो, अगर मैं कोई रोता हुआ आदमी बनाऊंगा, आंसू टपकते हुए बनाऊंगा, तो 100% लोग जो उसको देखेंगे वो ऑब्वियसली वही देखेंगे ना। यस तो मुझे कैसे पता लगेगा इसमें पॉजिटिव इंसान कौन है? वो सब नेगेटिव कहानी लिखेंगे, तो मेरा टेस्ट तो वेस्ट हो गया। मैं आपको क्या दूंगा? मैं आपको ऐसी चीज दूंगा विच इज फुल ऑफ एम्बिग्यूटी, यानी जो आपका दिमाग है, आप अगर एनर्जी वाले बंदे हो, आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आप जोश टाइप हो, तो जो आप हो वो आपको दिखाई देगा। सुन रहे हैं? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे बच्चों को बता दूं, ये जो स्टोरीज जो चल रही है, जो पिक्चर्स चल रही है, जो बिकती है मार्केट में, इधर उधर घूमती है, उस पर आंख मूंद करके विश्वास ना करें। या मेरा ये मंत्र याद रखें, ऐसी पिक्चरों को पिक करें जिसमें एक एम्बिग्यूटी हो, जो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करती हो, जिसका जैसा भाव उसका वैसा अनुभव। whatever you want to see, it should be visible to you. इसीलिए तो स्टिमुलस डिजाइन होते हैं, ऐसे कोई अलग अलग तो ना बना देते स्टिमुलस। स्टिमुलस डिजाइन करते वक्त इन चीजों का खास ध्यान दिया जाता है, उसके एक्सप्रेशन सैड नहीं हो, उसके एक्सप्रेशन खुश होने वाले नहीं हो। आप समझ में आया? न्यूट्रल, समझाने के लिए वर्ड यूज कर रहा हूं, न्यूट्रल, यानी आपको पूरी लिबर्टी मिलती है कि जो आपको सोचना है वैसा सोचो। अगर आपने देखो कितना बड़ा ये भ्रम फैला रखा है ब्रह्मांड में लोगों ने, और ऐसे लोगों ने फैला रखा है जिनको एबीसीडी नहीं पता है सिलेक्शन सिस्टम। ठीक है, असेसर कभी ऐसा नहीं बोलेगा, राइट? तो असेसर को मालूम है जो स्टिमुलस होते हैं वो स्टिमुलस इस बात को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज़ वी वांट टू ड्रॉ अ कंक्लूजन अबाउट योर पर्सनालिटी। इफ आई एम फीडिंग यू वन डायरेक्शन, इसी रास्ते पे चलो, तो मेरे को दूसरे रास्ते पे चलने वाले इंसान कैसे मिलेंगे? समझ में आया? यस तो अगर आपको ऐसी चीजें दिखाई दी थी हिम्मत, तो उसका एक ही रीजन हो सकता है कि जो आपकी पुरानी पास्ट ट्रेनिंग हुई होगी या पास्ट बिलीफ हुए होंगे, आपके जो दिमाग में परोसा गया होगा, आपने उनको ढूंढने की कोशिश की होगी। तो आप जब ढूंढते ढूंढते उस रास्ते पे चल पड़े, तो आपको वो चीजें दिखाई देने लगी जो आप देखना चाहते थे। ठीक है,
तो जिसका जैसा भाव उसका वैसा अनुभव। ये मैंने जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि करके मैंने अपनी साइट पे ब्लॉग में लिखा हुआ है www.ssbmentors.in। इसमें कोई भी जाकर के देख सकता है। तो कोई बच्चा सर स्टोरी कंप्लीट ना कर पाए इन द गिवन टाइम, सो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इन द सिलेक्शन प्रोसेस? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बताओ, ये कारण बताओ कि इसलिए नहीं होना चाहिए। नहीं सर, अगर उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया नरेशन के अंदर एंड इन जीडी आल्सो, तो उसके बाद अगर आप इंडिविजुअल रिलेशन में पूरा कर दिए तो ऐसा पीपीटीटी की बात कर रहे हो? ये देखो सर पिक्चर परसेप्शन की सारी जो आपकी आंसर शीट्स हैं वो असेसर्स देखते हैं, ठीक है? आप अपनी स्टोरी बदल नहीं सकते। अगर आप बदलोगे तो ऑब्वियसली यू टेक इट इन राइटिंग, आपको स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा। आपकी ओरिजिनलिटी एज टू मेंटेन है, आप बदल कर सकते हो। आप यहाँ पे फौज ज्वाइन करोगे, अफसर बनोगे, कल को आपकी आप लॉयल्टी बदल दोगे। इट अमाउंट्स टू दैट ओनली। आप अपना बिलीफ किसी चीज पर है, आप उसको बदल कर सकते हो। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, यस मैं ऐसा बोलूंगा कि आप सवाल प्रैक्टिस करने का, क्या प्रैक्टिस करने का होता है? सवाल ये होता है कि जो मेरे दिमाग में विचार आ रहे हैं और जिनको मैं जल्दी सोच पा रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस को एक मैकेनिकल तरीके से ना लिया जाए। पहले दिमाग में चीजें बनाओ, 30 सेकंड्स के अंदर ऑब्जेक्टिव बन गया। अब आप जब लिख रहे हो ना, वो परफेक्ट होना चाहिए कि आप लिख रहे हो उसी वक्त तक आपको पता है कि मेरे को इतनी लाइनों में 100 वर्ड 100 शब्दों में लिखना है। एक लाइन में आपके 8-9 शब्द आते हैं। अब 12 से 13 या 14 लाइन लिख सकते हो, आपकी क्षमता है तो 14 लिखो। आपको पता है यार 20% तो बैकग्राउंड होना चाहिए, मेरे को करके देना है 20%। बनाना है कि वो वहां तक कैसे पहुंचा। डीएम डीएम सीधा नहीं बनाना है, डीएम था। अब वो आप पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी अगर पहले एक्वायर कर लोगे तो इसका मतलब क्या होता है? आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो। आपके अंदर कैपेबिलिटीज है ही नहीं, आप बैसाखी में चलना चाहते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इसीलिए आप पहले से इमीडिएटली एक्वायर कर लेते हो कि मैं ये डीएम हूँ, हाउस कैप्टन हूँ, ये सब है ना। तो आपको रीजन बताना पड़ता है, भूख क्यों लगी थी, वो भूख जो है नजर आनी चाहिए। और फिर आप वो पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ले लो और लेकर के फिर करके वो जो प्रॉब्लम्स जिसके कारण आप बने हो डीएम, सपोज करो शिक्षा का अभाव है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेडिकल सुविधा नहीं है, उसमें कैसे वो उनके तो आपको आपके दिमाग में लिखते वक्त ही इतना फास्ट प्रवाह होना चाहिए विचारों का, उसकी प्रैक्टिस करो। वो कैसे होगी? जो मैंने आपको मूल मंत्र दिया थोड़ी देर पहले दिया था ना, कि आपको पढ़ना है, जोर से बोलना है, लिखना है, फिर जोर से बोलना है। ये प्रैक्टिस होती है दिमाग की, ये दिमाग की प्रैक्टिस होती है। ओके, इट विल नॉट हेल्प यू ओनली फॉर बिकमिंग ऑफिसर, इट विल हेल्प यू फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मैंने आज तक जिंदगी में जब भी मैं कुछ बोलता हूं, मैंने कभी कुछ लिख करके बोला नहीं, मैं एक्सटेंप पर बोलता हूं, क्योंकि मैं डे वन से ही ऐसा ही। तो ऐसी अपनी काबिलियत विकसित करो, आपके अंदर विचार बहुत जल्दी आएंगे तो आप बहुत जल्दी लिख पाओगे। तो ये सवाल ही पता नहीं होता कि मैं लिख नहीं पाया तो क्या करूं। मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आओ, मैं देखता हूं ना कैसे नहीं लिख पाते, है ना। प्रैक्टिस करो या फिर खुद प्रैक्टिस करो, जो बताया। ये तो ओपन फैक्ट है, इसमें क्या सीक्रेसी है? खुद प्रैक्टिस करो, छोड़ना नहीं है। छोड़ने का मतलब घुटना टेकना, और जो घुटना टेकता है इंसान को आगे बढ़ना नहीं चाहिए। ऐसा कैसे सवाल कर सकते हो कि मेरा छूट गया तो मेरा क्या होगा? छोड़ना नहीं। लास्ट मैसेज आप कुछ एस्पिरेंट्स को देना चाहें तो मैं तो दैट ये उनकी कहता हूँ कि आपको ऐसे लोगों का मतलब जो असेसर के पास जाओ, असेसर से ट्रेनिंग लो, एक अच्छे असेसर के पास बैठो। कुछ भी आप देखो वो असेसर है या नहीं है, वो डीआई पे सर्टिफाइड है या नहीं है, तो आपका कम से कम असेसमेंट तो अच्छा हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। और उसके बाद में आपको जो प्रैक्टिस करनी है, वो प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी सीनियर असेसर के पास जाओ, वो आपको तरीका बताएगा। अपने डिवाइस अपने वो एक्सपेरिमेंट्स करने वाला इंसान होना चाहिए, वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा रहे हैं, आपकी प्रतिभा को निखारे। उससे पहले उसको ये जानना है कि आप कहाँ बैठे हुए हो, किस क्या आपकी लिमिटेशंस है, आपको कहाँ पे किस तरह से टेलर मेड आपको सॉल्यूशंस देने हैं, उसको ये पता होना चाहिए। और दूसरा मैं आपके हेमंत, क्योंकि मैं आपके चैनल पे रहता ही हूँ, हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, आप हेमंत को संपर्क कर सकते हो, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम, 24 आवर्स आई एम अवेलेबल। यू लीव द मैसेज टू मी इफ दैट इज द राइट टाइम और रॉन्ग ऑड टाइम यू फील सो, आई विल रिस्पॉन्ड बैक डेफिनेटली टू यू, आई विल गेट बैक टू कनेक्टेड टू यू। मैं आप सबको, जो स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज्ड लॉट हैं, जो मेरे जैसे स्ट्रगलिंग फैमिली से निकले हैं, मैं सबको आपको मदद करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं फील फ्री, फील ओपन। हाँ, वो ऑफिसर हूँ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ऑफिसर हूँ, मेरे पास जिम्मेदारी भी काफी है, मैं गुजरात सरकार में भी मेरे को जिम्मेदारी मिली है डिफेंस लैब सेटअप करने की, एज मिलिट्री एडवाइजर। वो सब मैं करता रहता हूँ, बट मैं ये मेरा पैशन, मैं इसके लिए बहुत वक्त निकालता हूँ। और मैं हेमंत को बोलूंगा जब जब आपसे क्वेरीज ले ले और जब जब एक क्वेरीज इकट्ठा हो जाए, मैं फिर से बैठ जाऊंगा आप लोगों के सामने। हम लोग लाइव पॉडकास्ट भी कर सकते हैं, लाइव क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारा भी चैनल है जिसमें हम लोग टीवी एसएसएस, टी टॉक विद एसएसएस करते ही रहते हैं, जिसका ब्रॉडकास्ट अभी हेमंत ने करवाया भी था, आप लोगों ने ज्वाइन भी किया था, वो भी करते रहेंगे। हम हमेशा रहेंगे अवेलेबल आप लोगों के पास। आप लोगों की भूख शांत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों के डायरेक्शन आपको मिलते रहने चाहिए। हथियार कभी डालना नहीं, और कुछ भी संभव है। जब कोई भी इंसान अफसर बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते? बस ये सोच के चलना है। और सबसे बड़ी बात आपके लिए, जो आपके हित में है, कि ऑफिसर बनने के लिए किसी तरह का कोई जान पहचान, सिफारिश या किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आपको तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और मैं आपको अगर विश्लेषण दूं, ब्यौरा दूं, 90% ऑफिसर जो बनते हैं वो ऐसे परिवार से होते हैं जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। टीचर्स के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, रिक्शा पुलिस के बच्चे हैं, बस कंडक्टर के बच्चे हैं। ये लाइव है, मैं फाइटर पायलट की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये लाइव, दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, राइट। सो हैव डोंट लुक एनीथिंग बियॉन्ड, यू नो। आपको लगता है आप ग्रेजुएट हो, आप पढ़े लिखे हो, आपको अफसर बनना ही चाहिए। इससे बड़ी कोई नौकरी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, क्योंकि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद आपका अपॉइंटमेंट लेटर साइन करते हैं, आपकी अथॉरिटी देते हैं, आपके नाम के साथ में रैंक लगा रहता है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? आप चाहे रिटायर हो जाए, सारे प्रिविलेजेस आपके पास रहते हैं। आप देश का काम तो कर ही सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी देश के काम आ सकते हैं। ये ऐसी सर्विस है ना, फक्र करने वाली सर्विस को नौकरी की तरह ना लें। इसको अपने शरीर का हिस्सा बनाएं, इसको अपनी आत्मा का हिस्सा बनाएं कि मेरे को करना है, कुछ करके जाना है, दिखाना है। बस हौसला बुलंद रखें, और ये बहुत आसान है। Sir, thank you, sir. I am sure this session will help a lot of candidates. So, sir, thank you for giving your precious time. थैंक यू वेरी मच।